नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक्स्ट की क्लास में। और ये शायद आज की क्लास में मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूं, क्योंकि आज के बाद ये क्लास हो जाएगी खत्म। आज की हमारी लास्ट क्लास है। फाइनली योर डायरेक्ट टैक्स इज ओवर। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, बट हमने अच्छे से किया, हमें ये सेटिस्फेक्शन है। जो किया हमने बहुत अच्छे से किया, और हमारा मेन मकसद पास होना है मेरे दोस्त। कोर्स को कंप्लीट कराना, कोर्स को भगा के कंप्लीट कराना या किसी भी तरह से कंप्लीट कराना हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा मेन मकसद है एग्जाम में पास होना, और एग्जाम में पास होने के लिए वो कोर्स आपको अच्छे से करना जरूरी है। चलिए जी, तो आज हमारी लास्ट क्लास है। बेसिकली दो टॉपिक्स छोटे छोटे आपके बचे हुए हैं। दो टॉपिक्स में सबसे पहले है एससीजेड की एग्जामिशन, और उसके बाद है आपका न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम कहूं या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कहूं। शुरू में बहुत से बच्चों ने डाउट पूछे कि सर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। और मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपको न्यू टैक्स रिजिम या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम करवाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर। फटाफट आइए। चलो फटाफट आइए, और सबसे पहले एग्जामिशन एक बची हुई आपकी वो मैं कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो जो एग्जामिशन है आपकी 10AA, सेक्शन 10AA में अगर आप SEZ में कोई भी यूनिट लगाते हैं तो आपको एग्जामिशन मिलती है। तो आपको एग्जामिशन मिलती है। एक सेकंड का टाइम दे दो बस मुझे। चलिए जी, चलिए। तो SCZ में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, सर इन्वेस्ट करते मतलब कोई भी अगर उसमें यूनिट खोलते हैं तो आपको एग्जिबिशन मिलती है। हाँ जी, आपको एग्जेम्पशन मिलती है। पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट का एग्जेम्प्ट रहता है, उससे अगले 5 साल 50%, और उससे अगले 5 साल 50%। ऐसे करके कुछ टर्म कंडीशंस के साथ आपको प्रॉफिट की एग्जेम्पशन है। दैट मींस आपका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। आप कुछ भी कमाएंगे तो वो एग्जेम्प्ट होगा, बट उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि आप इस फॉर्मूले के हिसाब से ही एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। खास बात इस सेक्शन की है कि इस सेक्शन पर सनसेट क्लॉज लग चुका है। अगर आज के टाइम पर आप SEZ में कोई भी ये यूनिट खोलते हैं तो सर कोई भी यूनिट का मतलब क्या है? कोई भी यूनिट का मतलब है आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगाते हैं SEZ में, तो आज के टाइम पर लगाओगे तो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो? फिर तो एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट नहीं है अगर अभी हम वो खोलते हैं तो। नहीं, ये सेक्शन मैंने क्या बताया, पहले 5 साल 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट रहता है, उससे अगले 5 साल 50% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट रहता है, और उससे अगले 5 साल 50%। दैट मीन टोटल मिला के 15 साल तक आपके प्रॉफिट कुछ ना कुछ एग्जाम्प्ट रहते हैं। तो जिसने 14 13 15 12 11 साल पहले खोली होगी उसका आज भी एग्जाम्पशन चल रही होगी। इसलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर सनसेट क्लॉज लग चुका है। आज आप SEZ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलोगे तो इस सेक्शन के हिसाब से आप कोई बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको वो यूनिट स्पेसिफिकली कुछ टाइम पहले खोलनी थी, असेसमेंट या 2021 या उससे पहले अगर आप वो यूनिट खोलते तो आपको वो एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलता। ठीक है, आपको इसमें एक स्पेसिफिकली एक सेक्शन एक फॉर्मूला दिया गया है, एक फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको एग्जाम्पशन क्लेम करनी है। सर ये आता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना मैं छुड़वा भी देता, कोई बड़ी बात नहीं थी कि सर कोई बात नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दो बच्चों इसको। नहीं, आता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें लिखेंगे इस सेक्शन से रिलेटेड। नोट्स में है आपके ऑल दो टैक्स हॉलिडे न्यू एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 10AA, बट हम यहां से नहीं करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको अभी लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को मेमोराइज रहे, अच्छे से याद रहे। हाँ जी, ये वाली बुक निकाल लो फटाफट, समरी बुकलेट, समरी बुकलेट निकाल लो। पेज इसका ये वाला निकालेंगे 10.1। ठीक है, ठीक है जी। सेक्शन सेक्शन 10 और पेज भी 10, वाह क्या बात कही है सर। सेक्शन 10AA एग्जाम्पशन इन
SEZ एग्जेम्पशन इन SEZ। SEZ का मतलब पता है ना क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट मीन्स कुछ सरकार ऐसे इलाके उठाती है जो थोड़े से बैकवर्ड होते हैं, थोड़े से अंडर डेवलप होते हैं या अनडेवलप्ड होते हैं, उनको सरकार कुछ एक स्पेसिफिक एरिया वहां से खरीद लेती है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जहां पे मैं रहता हूँ, मेरा एकदम गांव कहाँ पे है? हरियाणा का और दिल्ली का बॉर्डर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर, दैट मीन्स सबब एरिया हो गया, आउटसाइड दिल्ली का शहरी। हालांकि फिलहाल के टाइम पे तो हम मेन दिल्ली में रहते हैं, बट हमारा अभी भी घर है, अभी हम आते जाते रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी मैं वहां था। तो वहां पर क्या हुआ कि 2002-1 के करीब गवर्नमेंट ने जमीन खरीदी SEZ के नाम से। जितने भी खेत वगैरह हैं उन्होंने खरीदने शुरू किए। SEZ में कंपलसरी एक्वायरमेंट भी हो जाती है, अपनी मर्जी से देना चाहो तो भी हो जाती है। तो शुरुआत में बात ये थी कि भैया यहाँ पर हम बनाएंगे SEZ, तो जो किसान अपनी जमीन बेचना चाहे वो बेच सकते। बहुत से किसानों ने अपनी जमीन बेची क्योंकि रेट बहुत था उस टाइम पे। जो रेट चल रहा था वो 3 to 4 लाख पर एकड़, 1 किला पर एकड़ के हिसाब से चल रहा था। उस टाइम पर जो जमीन के रेट मिले वो 22 लाख, 4-24, मोटा मोटी 5 से 6 गुना मिले। तो बहुत से किसानों ने बेच दी जमीन, लेकिन वहां पर SEZ नहीं आया। वहां पर बाद में वो जमीन रिलायंस को दे दी गई। ठीक है, वो रिलायंस को दे दी गई। रिलायंस अपना वहां पर अब मेट सिटी बना रही। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हरियाणा के जज्जर डिस्ट्रिक्ट में मेट सिटी आ रही है, आ भी चुकी है, बहुत से अलॉट भी हो चुकी है। तो ऐसे करके सरकार कुछ जो अंडर डेवलप्ड इलाके होते हैं उनको डेवलप्ड करने के, हालांकि वो अंडर डेवलप में नहीं आएगा इलाका। क्यों? क्योंकि आप वहां से, जहां की भी मैं ये बात बता रहा हूं, वहां से 30 मिनट, 30 मिनट पर गुड़गांव है, 30 मिनट पर दिल्ली मेट्रो है, 30 मिनट पर हरियाणा का बड़ा शहर बहादुरगढ़ है। सर कुछ चीज अवेलेबिलिटी 30 मिनट पर। तो अंडर डेवलप नहीं कह सकते, विद इन 30 मिनट्स अगर हो जाती है तो। खास बात यह है कि वहां से जब आप गुड़गांव आते हो या दिल्ली आते हो, कहीं भी आते हो, तो वहां पर ना ट्रैफिक लाइट्स है ना जाम है। तो 30 मिनट का मतलब 30 मिनट ही है, जबकि शहर में 30 मिनट का रास्ता कई बार 1.5-2 घंटे भी हो जाता है। तो मैं एक बात बता रहा था कि SEZ कहाँ कैसे क्या खुलता है। अनडेवलप्ड एरियाज को एक्वायर किया जाता है या अपनी मर्जी से बेचते हैं लोग, फिर उसमें SEZ यूनिट्स बनाई जाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां से कई बार, वहां से बहुत सी यूनिट्स ऐसी भी खुलती हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो ये एग्जेम्पशन बेसिकली उन्हीं के लिए है जो वहां पे SEZ में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे और वहां से एक्सपोर्ट करेंगे। जो SEZ का एरिया है वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है और उसके बाहर के एरिया को बोलते हैं DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। आपने भी सुना होगा, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, DTA। जो SEZ में नहीं आता उसके बाहर का एरिया सारा कहलाएगा DTA। ठीक है, चलो फटाफट इसकी नोटिंग शुरू करो। SSC इसमें कोई भी हो सकता है। SSC SSC कोई भी होगा, ऑपरेट कहाँ करेगा? SEZ में करेगा। इन SEZ you have to follow certain conditions। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस क्या है आपकी? सबसे पहली कंडीशन, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005, इसको याद नहीं करना है, इसको थोड़ा सा याद रखना है कि आप यूनिट लगाएंगे 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट।
start manufacturing on or before assessment year 2021, that is 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021, लेकिन 2005 के बाद। ठीक है, ठीक है सर। कंडीशन नंबर 2 है आपकी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इट शुड बी न्यू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज organization not formed by reconstruction, आपने कोई रिकंस्ट्रक्शन ना किया हो, और स्प्लिट अप। आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हो वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी पहले डीटीए में ऑर्गेनाइजेशन थी, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, आप उसका एक पार्ट एसईजेड में खोलना चाहते, नहीं, एकदम न्यू फ्रेश होनी चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए। मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही थी फरीदाबाद में, मैं एक एसईजेड में गया, सेम फैक्ट्री को उठा के वहां पर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको नई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी पड़ेगी। जो आप एसेट खरीदेंगे वो आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। एक्वायर न्यू प्लांट एंड मशीनरी, एक्वायर न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, बट following plant and machinery are also considered as new plant and machinery. Acquire new plant and machinery, but following plant and machinery are also considered as new plant and machinery. आप imported second hand plant and machinery, imported second hand plant and machinery, obviously in इंडिया में आप इंपोर्ट करते हैं तो उसको नया माना जाएगा। कह रहे हैं भैया अगर आप इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में लाते हैं तो उसको नया माना जाएगा, या फिर 20% ही आपकी मैक्स टू मैक्स टोटल 20% ही आपकी मैक्स टू मैक्स हो सकती है। 20% टोटल प्लांट एंड मशीनरी का मैक्स टू मैक्स 20% आप ओल्ड ले सकते हैं। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी। इसका क्या मतलब है भैया, देखो अगर आप इस एसईजेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं अंडर सेक्शन 10AA, तो आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी 2 कंडीशन है जहां पर आप पुरानी प्लांट एंड मशीनरी भी ले सकते हैं। पुरानी कौन सी? वो इंपोर्टेड होनी चाहिए इंडिया में तो हम उसको न्यू मान लेंगे। एंड जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पुरानी की। मतलब आपकी नई प्लांट एंड मशीनरी सारी चीजें लगाई तो उसमें आप 20% तक पुरानी लगा सकते हैं, उस पुरानी को भी नया माना जाएगा, उस पुरानी को भी नया माना जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। और एक लास्ट कंडीशन है मेरी, एसएससी has obtained certificate from CA Sahab and submit it to it at least
1 month before to filing ROI. आप एसएससी हैज ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सीए से सर्टिफिकेट लेंगे एंड सबमिट एट लीस्ट 1 month बिफोर फॉर फाइलिंग ऑफ ROI. जब भी आपकी रिटर्न होगी आप उससे 1 महीने पहले ये सबमिट कर देंगे डिपार्टमेंट में. यस और नो बोलिए. ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और आसानी से हो जाएगा. चलो, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी अब आपको? एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी आपको? ये रही आपकी एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन मिलेगी आपको 100% फॉर फर्स्ट 5 ईयर. सर 100% किसका? अभी बता रहा हूँ. 50% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एंड 50% फॉर next 5 year, but if condition satisfied, if condition satisfied, अगर वो condition satisfied कर देता है तो किसका? of profit from a unit in SEZ multiply by export turnover of unit in SEZ divided by total turnover of unit in SEZ. दैट मीन्स जो भी फिगर इस फॉर्मूले से निकल कर आएगी. क्या हो रहा है? 1 मिनट वेट करो भैया. हाँ जी, चलिए. जो भी फिगर इस फॉर्मूले से निकल कर आएगी उसका आप 100%, 50%, 50% ऐसे करके अपनी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं. फटाफट उतारिए जिस भी बच्चे नहीं उतारा हो. सर कंडीशन कौन कौन सी? कंडीशन ये है कि ये वाला जो भी फिगर आएगी ये आपको एक रिजर्व बना देंगे, उसमें वो अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. एक रिजर्व बना देंगे, उसमें ये अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो अमाउंट आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं. अगर आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं किया या फिर यूज ही नहीं किया तो फिर लाइबल टू टैक्स होगा ही होगा. लिखिए कंडीशन कौन कौन सी है. कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड. कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, if SSC want to take benefits after 10 year, then he must invest in SEZ reinvest reserve. जो भी वो फिगर आएगी वो आपको जमा करा देनी है किसमें?
एसईजेड री इन्वेस्ट रिजर्व। आप एक रिजर्व अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा एसईजेड री इन्वेस्ट रिजर्व। एंड द सेकंड वन इज इफ सच रिजर्व इज मिसयूटिलाइज्ड या नॉन यूटिलाइज्ड, आपने यूज नहीं किया तभी भी, then the year in which it is misutilized such amount shall be liable to टैक्स। तो आपको ये अमाउंट एज पर जो भी इसमें कंडीशन रहती है उसके हिसाब से यूटिलाइज करना है और उसी टाइम पीरियड में यूटिलाइज करना है। अगर आपने विद इन टाइम पीरियड यूटिलाइज नहीं किया, मतलब अनयूटिलाइज रहा, या फिर आपको किसी ए पर्पज के लिए यूटिलाइज करना था जबकि आपने यूज किया किसी बी पर्पज के लिए, तो भी ये लाइबल टू टैक्स हो जाएगी ये वाली फिगर। बात समझ आई कि नहीं आई? सेक्शन हुआ आपका खत्म। एक दो लाइन और लिख लो छोटी मोटी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि आप फ्रेट चार्जेस, टेलीकॉम चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, फॉरेक्स लॉस, ये आप पार्ट नहीं बनाएंगे, डज नॉट इंक्लूड इन एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर। ये कभी भी एक्सपोर्ट टर्नओवर या टोटल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। एंड द लास्ट वन इज बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, benefit of this section is available even after amalgamation या फिर डीमर्जर। चलिए फटाफट उतारिए एक बार, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। बहुत छोटा सा सेक्शन था, इतना ही सेक्शन था। इसके बाद करेंगे न्यू टैक्स रिजिम। चले आइए क्वेश्चन बैंक पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए एंड स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए और स्टार्ट कीजिए। जो जो आपके पास बुक्स हैं वो फटाफट निकाल लो। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार खुद से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4।
फटाफट देखिए, एक्स लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। भैया ये मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग कंपनी है। सेक्शन 10AA किस पर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग पर? सर मैन्युफैक्चरिंग पर। इट हैज ऑन 3 यूनिट्स, उसके पास 3 यूनिट है। यूनिट ए मैन्युफैक्चर गुड्स करती स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन SEZ में 2020 से, दैट मीन्स ये एलिजिबल है फॉर एक्सपोर्ट पर्पज एंड क्वालिफाइड फॉर एग्जामिशन 10AA, उसने खुद ही बोल दिया। यूनिट बी इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, गुड्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, DTA में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचती है, दैट मीन्स ये एलिजिबल नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी टैक्स हॉलिडे। यूनिट सी, इसको टैक्स हॉलिडे भी बोलते हैं। टैक्स हॉलिडे मतलब आपकी छुट्टियां, आपका टैक्स छुट्टियों पर गया हुआ है 15 साल के लिए। Unit C owns retail outlet in different part of the country. From the information given below, find out the net income. चलो जी, एज तो कुछ खास दिया नहीं इसने, यहां से कुछ खास शुरू होगा। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें 90 लाख का प्रॉफिट है, उसमें 40 लाख का लॉस है, और सी में 10 लाख का प्रॉफिट है। टोटल टर्नओवर मेरी हो गई 1200, 400, 150। एक्सपोर्ट टर्नओवर हो गई मेरी इतनी। अमाउंट रेमिटेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू 30 सितंबर, जितना फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट होगा उतनी ही आपकी एक्सपोर्ट की टर्नओवर मानी जाएगी, उतनी ही आपकी एक्सपोर्ट की टर्नओवर मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें जितना भी कन्वर्ट हुआ उतनी आपकी एक्सपोर्ट की टर्नओवर मान ली जाएगी, मतलब 102। फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस क्या कभी पार्ट होंगे टर्नओवर का या टोटल टर्नओवर का? नहीं सर। तो सबसे पहले यूनिट ए का ही निकालो, क्योंकि यूनिट बी और सी पर 10AA नहीं लग पाएगा। यस और नो? यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। यूनिट ए, यूनिट ए में क्या क्या है फटाफट देखिए। नेट प्रॉफिट कितना है सर? नेट प्रॉफिट है 90। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी हमें बस ये चेक करना है, माइनस एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे? एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे सर? जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, हाँ जी, जो भी प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर। इधर देखो बच्चा पार्टी, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन SEZ, टोटल यूनिट नहीं, सिर्फ SEZ यूनिट का। एक्सपोर्ट टर्नओवर इन द यूनिट डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब मुझे बताओ एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी होगी, इस केस को देखकर बताओ मुझे एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी होगी। सर 1180। क्या 1180 हो सकती है? जबकि फ्रेट और ये तो माइनस ही करना है। जल्दी बोलो, कैलकुलेटर उठा लो, जल्दी बोलो। नहीं सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ उतनी मानता हूं जितना मेरा कन्वर्जन हुआ है फॉरेन अमाउंट रेमिटेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू 30 सितंबर 2024, 1002। तो 1002 में से मैं माइनस कर दूंगा 10, 992। सर 10 क्यों माइनस कर दिया भैया? 10 मैंने एक नोट लिखवाया था कि फ्रेट और इंश्योरेंस कभी भी ना टोटल टर्नओवर का ना एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट बनेंगे, इसलिए माइनस कर दिया। सर एक्सपोर्ट टर्नओवर तो मेरी 1180 थी, फिर आपने 1002 क्यों लिया? क्योंकि जितनी अमाउंट कन्वर्जन होगी उतनी ही अमाउंट को मैं टर्नओवर मानूंगा, बाकी की कन्वर्जन नहीं हुई तो मैं उसको टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं मान रहा। इसने स्पेसिफिकली बोला हुआ अमाउंट रेमिटेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू 30 सितंबर। टोटल टर्नओवर कितनी है सर? टोटल टर्नओवर यहाँ पर दे रखी है 1200 रुपए, इस 1200 के अंदर ही है मेरा 1180 रुपए। तो मुझे बताओ 1200 माइनस 10 करूं कि ना करूं? हाँ सर, ऊपर वाले में से भी माइनस होगा और नीचे वाले में से भी माइनस होगा। यस और नो? जल्दी बोलो। सर एक्सपोर्ट टर्नओवर में से भी माइनस होगा और टोटल टर्नओवर में से भी माइनस होगा। तो ये हो गया 1190, 1200 माइनस 10, 1190। तो आप ये देखेंगे, ये आ गया मेरा 75025, 75.025।
इतनी मिल गई मुझे एग्जम्पशन। पहला तो पहले 5 साल है, पहले 5 साल है, यस और नो? हाँ सर। ये प्रॉफिट कितना होएगा सर? माइनस कर दो 90, प्रॉफिट आ गया सर 14.97। टैक्सेबल प्रॉफिट, एक्चुअल में प्रॉफिट तो कितना था? 90 था, लेकिन टैक्सेबल कितना था? ये मिल जाएगी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 AA, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 AA। यूनिट बी और सी का और देख लेते हैं। टोटल इनकम यूनिट ए बी सी, ए की कितनी है? 14.97। बी का लॉस था कितना? 40 का। हाँ सर। सी के 10। बताओ जी कितना हुआ? सॉरी। जल्दी बोलो सर। 40 में से माइनस कर देंगे 14.97 माइनस 40 माइनस, बोलिए बोलिए सर। ये आ गया 15.10। पॉइंट में है तो कुछ ऊपर नीचे हो तो देख लेना एक बार। हाँ जी, 15.10 टोटल इनकम। 40 का लॉस था, 14 की इनकम थी, 10 की इनकम थी, नेट ऑफ करेंगे 15.10 आ जाएगा। यस और नो? बोलिए यस और नो। ठीक है, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट हो गया 90 का, एक्सपोर्ट टर्नओवर होगी 992, टोटल टर्नओवर होगी इतना 7.03, 7.025। हमारा 0.25 था, आंसर 0.3 है तो राउंड ऑफ करके है। इनकम यूनिट ए की 14.97, बी की 4010, 15.03, हमारा कितना है? 15.10। पॉइंट के बाद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, जब आप एग्जैक्ट फिगर में निकालेंगे तो एकदम सही आंसर आएगा, परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एक बार फटाफट। मिस्टर प्रेम is running two industrial undertaking, one in SEZ unit A and another is unit A SEZ में है और another DTA में है, domestic tariff area. The brief details for the year ended 31st March 2024 are as under. Domestic turnover दे दी 10, 100, export turnover दे दी 120 nil, ग्रोस प्रॉफिट दे दिया, एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन दे दिया, प्रॉफिट ड्राइव्ड फ्रॉम द यूनिट दे दिया 13, ब्रॉट फॉर लॉसेस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2023 फॉर यूनिट बी, यूनिट बी के हैं लॉस 3.2 लाख, कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ प्रेम, कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ प्रेम। हाँ जी बोलिए। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम मिस्टर प्रेम। हाँ जी देखिए फटाफट इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। दो यूनिट्स हैं? हाँ सर 2 यूनिट्स हैं। चलो 2 यूनिट्स बना लेते हैं। चलिए यूनिट ए, यूनिट बी, क्या दिक्कत आ गई इसमें?
यूनिट ए और यूनिट बी, प्रॉफिट बताओ कितना है सर? प्रॉफिट है मेरा एक में 13 है, एक में 4 है, बोलो। प्रॉफिट है मेरा सर, मैं ग्रॉस प्रॉफिट देखूंगा कि नेट प्रॉफिट देखूंगा? ऑलवेज आप नेट प्रॉफिट देखेंगे। एक में मेरा 13 है, एक में मेरा 04 है। एग्जम्पशन चेक करें, एग्जम्पशन चेक करें जी सर। यूनिट ए में आएगी, बी में तो एग्जम्पशन आएगी नहीं। 13 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है, जल्दी बोलिए। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है सर? एक्सपोर्ट टर्नओवर दे तो रखिए 120। टोटल टर्नओवर सर, डोमेस्टिक टर्नओवर इतनी है, टोटल टर्नओवर 130 होगी। कितना आ गया जी सर? ये आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 130 सर 12 आ गया, माइनस करवा दो, एक बच गया 4, माइनस आप लॉसेज एडजस्ट करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज यहाँ कुछ नहीं थे, लेकिन यहाँ था 3.2 लाख। नेट में निकालिए कितना हो गया नेट। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे दोस्त? आज तो ये बड़ी दिक्कत करेगा, मुझे पता है इसका। एक सेकंड रुकना यार, मुझे लग रहा है ये वायर लूज हो गई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब सब ठीक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि अब सब ठीक रहेगा। सर कुछ ठीक नहीं रहा, जो कुछ था वो हिल और गया। कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। इनके करने से कुछ होगा थोड़ी। अरे भैया, ये सही था सर। चलिए देखते हैं, कुछ तो ठीक करेंगे। मुझे 2 मिनट का समय दो बस। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। आइए जी, फटाफट आइए। तो नेट इनकम कितनी हो गई आपकी? नेट इनकम है आपकी 1, और 4 माइनस 1 2 3.2, ये होगा 0.80। बोलिए, कुछ दिक्कत थी? यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं अभी तक इससे। फटाफट उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, अल्टरनेट टैक्स रिजिम। अल्टरनेट टैक्स रिजिम।
ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम, बड़ा ही अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, चले आइए साहब फटाफट आइए। न्यू टैक्स रिजिम या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम? न्यू टैक्स रिजिम या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, अल्टरनेट टैक्स रिजिम भी बुला सकते हैं, अल्टरनेट टैक्स रिजिम भी बुला। सेक्शन 115 बीएससी, सेक्शन 115 बीएसी। देखिए अभी पिछले 2-3 साल से ही चल रहा है, ये चलन में है कि इन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे, इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले ना आपको रीजन जानने की जरूरत है। ये लोग जो इन्होंने एटीसी की डिडक्शन है, जो एग्जम्पशंस हैं, जो सैलरी में अलाउंसेज हैं, ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। ये कहते हैं हम कुछ देंगे ही नहीं, एचआरए वगैरह की कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे आपको, हम सब कुछ टैक्स कर देंगे, लेकिन हम स्लैब रेट बढ़ा देते हैं, हम स्लैब रेट बढ़ा देते हैं। और इसमें कोई एज फैक्टर नहीं, जैसे आपने अभी तक जो पढ़ा था वो 2.5 लाख तक था, कितना 60 वाले तक 2.5 लाख, 60 एंड अबव तो कितना था 3 लाख, और सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की लिमिट थी, याद है? हाँ सर। तो ऐसे ये यहाँ पर कहते हैं हम सिर्फ एक स्लैब रेट देंगे आपको, सीधा एक स्लैब रेट, लेकिन टैक्स रेट हम लोग कम कर देंगे। बात समझना ध्यान से, हम लोग टैक्स रेट कम कर देंगे, हम लोग टैक्स रेट कम कर देंगे। और इन्होंने फिर टैक्स रेट कर दिए कम, इन्होंने फिर टैक्स रेट कर दिए कम, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ये मैंने वहां पर नहीं पढ़ाया था आपको, शुरुआत में चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है, अब आपको बखूबी समझ आएगा, क्योंकि सारा का सारा एक्ट, मैक्सिमम एक्ट की जो बातें हैं वो ये अवॉइड करके चलता है। अब हम देखेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम क्या कहता है, बात समझना जी। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम क्या कह के चलता है? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कहता है अंडर सेक्शन 115 बीएससी इंडिविजुअल एचयूएफ, सर कंपनी वगैरह के लिए, कंपनी वगैरह के लिए आपके लेवल पर नहीं है, सीए फाइनल लेवल पर है, और वो सेक्शन है मेरे 115 बी डबल ए और बी ए बी, तो आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सीए फाइनल में एप्लीकेबल है। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 बीएसी बैक, individual HF, AOP, BOI, artificial judicial person have to pay tax in respect of their total income other than chargeable tax at special rate। जो स्पेशल रेट वाली इनकम है वो स्पेशल रेट पर ही चार्ज होंगी, 10%, 15%, 20% वो उसी पर होंगी, लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल इनकम है वो हम इस स्लैब रेट से चार्ज करेंगे। 3 लाख तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और अबाव 15 लाख 30%। जबकि जो पुराने वाली रिजिम थी, ओल्ड टैक्स रिजिम, या फिर अब उसको ऑप्शनल टैक्स रिजिम भी बोलते हैं, उसमें 15 लाख नहीं, उसमें 10 लाख से ऊपर ही अबाउट 10 लाख, अबाउट 10 लाख, अबाउट 10 लाख 30% शुरू हो जाता है। जबकि इसमें इसमें आपका 15 लाख तक 20% रहता है, फिर 30% जाता है। यहाँ पर आप 3 लाख की इंक्रीमेंट देखेंगे पूरे के पूरे, इसमें 3 लाख की, और यहाँ पर आप 5% की चेक करेंगे। यहाँ पर अगर बाई चांस ना याद रहे, 3 लाख 3 लाख 3 लाख बढ़ाते रहना, 3 6 9 12 15, वहां पर 5 5 5 10 15 20, लेकिन लास्ट वाला कितना हो जाएगा 30, 25 मत कर देना उसे, ठीक है? इस हिसाब से ये अलाउड होगा न्यू टैक्स रिजिम। सर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, हाँ जी
ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर लेकर आया जाएगा। सर मुझे तो ये वाले फॉलो करने हैं, मुझे तो वो वाले फॉलो ही नहीं करने। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाले चूज कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल टैक्स रिजिम। आपको आईटीआर में बताना पड़ेगा कि हम ये ऑप्शनल टैक्स रिजिम लेना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट। आप बता दो, आप ये क्लेम कर लो। नहीं बताओगे तो आपका यहाँ पर टैक्स डिफॉल्ट टैक्स आपका निकाल दिया जाएगा। ये यहाँ पर कुछ नियम शर्तों के साथ है, ये यहाँ पर नियम शर्तों के साथ है कि हम आपको कुछ डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अगर हम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ये वाली टैक्स रिजिम लेकर आएंगे, हम आपको छूट दे रहे हैं 15 लाख तक 20%, जबकि पिछले वाले में 10 लाख से ऊपर ही 30% था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं हम आपको डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे। कौन से डिडक्शन? 80C वाली कोई डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे। पिछले साल तक तो सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ नहीं होती थी, अब वो अलाउ होने लग गई। क्या कहता है? नोट टू अवेल सर्टेन एग्जम्पशन डिडक्शन लाइक लीव ट्रैवल कंसेशन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब कट चुकी है यहाँ से। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो आप 24B का इंटरेस्ट याद है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते थे, हाँ सर, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे हम, अगर आप ये डिफॉल्ट ये टैक्स रेजिम चूज करते हैं तो। चैप्टर 6 से की डिडक्शन नहीं देंगे, लेकिन ATC-CD2, ATC-H2, 80JJAA न्यू वर्कमैन वाली ये आपको अलाउ कर देंगे। अदर देन बोला है, अदर देन बोला है। दीज डिफॉल्ट टैक्स रेट ये है। इंडिविजुअल HUF एक्सरसाइजिंग ऑप्शन 115 BSc आर नॉट लाइबल टू AMT। वो कह रहा है यहाँ पर आपको ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करना, अभी मैं मोटा मोटी एक बार रीड करवा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर आप ये टैक्स रिजिम फॉलो करते हो तो आपको AMT के प्रोविजन नहीं लगेंगे, आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं निकालना पड़ेगा। आपकी कोई भी एज हो 60 और मोर, 80 और मोर, बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख की ही रहेगी, बाकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। और जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन मिलेगा वो आपको 40% तक का डेप्रिसिएशन मिल सकता है, इससे ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये था डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ये था डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, अब हम एक एक करके ये सारी बातें लिखेंगे अपने नोट्स में। कंपनी के लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है? सर 115BAA वो CA फाइनल में है। कंपनी के लिए सेक्शन है मेरा 115BAA, 115BAB आपका CA फाइनल लेवल पर है। नंबर 2 ये आप पर एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI सारे लिख लेना। थर्ड है मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है मेरा 115 BAC और ये है मेरा 115 BAD। ये दोनों आपके CA इंटर लेवल पर भी हैं और फाइनल लेवल पर भी हैं। तो आपको ये यहाँ पर ये दो पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ना कंपनी वाला, वो CA फाइनल लेवल पर है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। बाकी कुछ नहीं है, स्लैब रेट मैंने आपको दिखाई दिए। सिर्फ आपको ये याद रखना है ये डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेंगी अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग। चले, चल सकते, आइए जी फटाफट आइए। लास्ट एकदम बुक के लास्ट में है ये, कहीं आप लोग ढूंढ रहे हो सर ये कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, बिल्कुल एकदम जो आपकी समरी बुक है, जो आपकी समरी बुक है ये वाली, इसमें लास्ट पेजेस हैं, बिल्कुल इसके लास्ट पेज में, लास्ट में है बिल्कुल, 2 ही पेज में खत्म हो जाती है इसकी कहानी। सारे नोट डाउन करवा देता हूं मैं। SSC हैज ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास ऑप्शन भी है।
कि आप अगर वो वाली स्कीम लेना चाहते हैं, ओल्ड वाली स्कीम, तो आपको चेक किया जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या पीजीबीपी हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप हर साल, एवरी ईयर, बिफोर फाइलिंग आईटीआर, या सैलरी की जगह लिख लो अदर देन पीजीबीपी, अदर देन पीजीबीपी, एवरी ईयर बिफोर फाइलिंग आईटीआर। आप हर साल आईटीआर भरने से पहले पुरानी में लेना चाहो पुरानी में ले लो, नई में लेना चाहो नई में ले लो, लेकिन पीजीबीपी में लाइफ टाइम में एक बार, अगर आपने एक बार वंस सेलेक्टेड it must be follow option can be withdrawn only once। सिर्फ आप एक बार ही अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो एसएससी के पास ऑप्शन है, पुराने वाली लेना चाहे नई वाली लेना चाहे। अगर उसकी सॉरी, अगर उसकी इनकम पीजीबीपी की है तो लाइफ में एक बार उसने पहले जो चूज कर लिया, और आप एक बार लाइफ में ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अदर देन पीजीबीपी तो हर साल आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप किस में टैक्स भरना चाहते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में या ऑप्शनल में, तो आप चेंज कर सकते हैं उसी हिसाब से। यस और नो? यस सर, रेट्स मैंने आपको लिखवाई दिए हैं। हाँ सर। एसएससी, बस ये आपको याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं बात। इसमें एसएससी not able to claim the following। सर क्या क्या क्लेम नहीं कर पाएगा? मैं चैप्टर वाइज बता देता हूं आपको, चैप्टर वाइज। सर जैसे सैलरी चैप्टर में आप क्या क्या क्लेम नहीं कर पाएंगे, इजी टू रिमेंबर। एचआरए अंडर सेक्शन 10 13A, अलाउंसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 14 वाले। सर 14 वाले कौन कौन से हैं? एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, आप एलटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन वाला। आप फूड जो था 50 रुपए पर मील, वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इस तरह के बेनिफिट्स आप इसमें नहीं ले पाएंगे। एचआरए अलाउंस कवर्ड अंडर सेक्शन 14, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, एलटीसी का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, फूड वाला बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। सर हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन पर, वो आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। और दूसरा, आप लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर हेड, कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर हेड। हाँ, कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। लॉसेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर हेड, आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अदर हेड से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लेते हैं। यस और नो? यस, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ।
पीजीबीपी में कौन कौन सी आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे? सेक्शन 35 एडी वाली, सर ये कौन सा था? स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35 वाली साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 32(1) सर ये कौन सा था? सेक्शन तो याद नहीं किए थे। एडिशनल डेप्रिसिएशन और सेक्शन 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। याद आया कुछ? सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सेक्शन 35 AB या 35 ABA, ये स्पेशल बिजनेस हैं जो आप CA फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। फटाफट उतारिए। पीजीबीपी में आपको स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शंस, 35 साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शंस, एडिशनल डेप्रिसिएशन, CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वाला या 35 AB ये वाले डिडक्शंस आपको नहीं मिल पाएंगी। कैपिटल गेन में सब कुछ अलाउड है। कैपिटल गेन में IFOS में फैमिली पेंशन अलाउड नहीं होगी। अब फैमिली पेंशन में डिडक्शन नहीं ले सकते। एग्जम्पशन चैप्टर में जो अभी पढ़ी वो भी नहीं मिलेगी। SCZ अंडर सेक्शन 10AA, MP MLA अलाउंस नहीं मिलेगा। माइनर को जो एग्जम्पशन मिलती है ₹1500 अंडर सेक्शन 1032, ये भी नहीं मिल पाएगी, ये भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है जी, ठीक है सर। डिडक्शन कौन सी नहीं मिलेंगी? 80C to 80U। लेकिन कुछ अलाउड हो जाएंगी, मैंने आपको पहले ही बताया। 80CCD2, CCH2 और 80JJ ये वाली रिडक्शंस अलाउड हो जाएंगी। ठीक है, एक्सेप्ट 80CCD2, 80CCH2 नहीं आई है ये अग्निवीर वाली, और 80JJA ये आपको अलाउड हो जाएंगी। ये आपको अलाउड हो जाएंगी। ठीक है, एंड लॉसेस एंड unabsorbed depreciation arise out of following shall not be carry forward or set off।
अगर इनकी वजह से कोई भी आपको जो ऊपर लिखवाए हैं इनकी वजह से अगर आपको लॉसेस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हुआ तो आपको कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ उसका अलाउड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। बोलिए जी सर। अभी नोट से पढ़वाऊंगा, चिंता मत करो, अभी पढ़वाऊंगा नोट से। सर एक बार पढ़वा ही दो ना, आ जाओ फिर, आओ आओ बंधुओं। चलिए देखिए, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 अमेंडमेंट है इसमें। BSc 1A एप्लीकेबल एज डिफॉल्ट। पहले क्या होता था, ये ऑप्शनल होता था, लेकिन आपके अटेम्प्ट के लिए मई 24 नवंबर 24 ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। दिस टैक्स रेजिम इज एप्लीकेबल टू रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR, RNOR, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, सबके लिए एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल HF AOP नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके लिए अलग से एप्लीकेबल है। AOP BOI रिबेट मिल जाएगी आपको। इसको अप टू लिख लेना जी, यहाँ पर अप टू 7 लाख लिख लेना। यहाँ पर लेस देन लिखा होगा, यहाँ पर आप अप टू 7 लाख लिखेंगे, अप टू 7 लाख। हु इज कवर्ड अंडर सेक्शन 115 BAC, रिबेट मिलेगी। टैक्स एप्लीकेबल और 25,000, वहां पर था 12,500, यहाँ पर है 25,000, तो उसका डबल कर देना 12,500 का। Which deduction exemption not be allowed? LTC, house rent allowance exemption under section 1014 except travel allowance, transport allowance, conveyance allowance, daily allowance, tool travel transfer allowance, ये मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिल पाएंगे। allowance to MP MLA, clubbed income 1510 32 exemption 10AA, entertainment allowance 16 to 16(3) वाला, 16 to 16(3) वाला, ये एक बार लिख लेना। डिडक्शन हटा दी है वहां पर सैलरी वाले में, सैलरी वाले में यहां पर आप एक और लिख लेना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 to 16(3), दैट मीन्स 16 to 16(3) एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स वाली अलाउड नहीं होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड हो जाएगी जो 16(1) वाली है, 1A। ठीक है, ठीक है सर। इंटरेस्ट इन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 24B, यहाँ पर एक साथ लेकर रखा, वहां पर मैंने आपको अलग अलग बाइफरकेट करवा दिया। हाउस प्रॉपर्टी का अलग, सैलरी का अलग, IFRS का अलग। सेट ऑफ लॉसेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डिडक्शन 32AD, 33AB, ABA, ये दोनों CA फाइनल में है। स्पेसिफाइड बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च वाला, वेटेड एवरेज 35AD, 35CCC, डिडक्शन नहीं मिलेंगी। 80C 80U, बट 80CCH, CCH2, 80JJ और 80LA ये आपको मिल जाएगी। ये था आपका BAC। बाकी जो भी पढ़ा एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। सर एक बार BAD और करवा दो। चलो BAD और लिखवा देता हूं आपको। सेक्शन 115 BAD, टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन है मेरा 115 BAD, सेक्शन है मेरा 115 BAD। फटाफट देखिए, इसको दो पार्ट में बांट लो। एक एग्जिस्टिंग वाला ले आओ, एक एग्जिस्टिंग वाला ले आओ और एक न्यू वाला ले आओ। इसमें तो था जो मेरा फर्स्ट 10,000 पर कितना था, 10%। नेक्स्ट 10,000 पर कितना था, 20%। और जो भी बैलेंस रह गया उस पर कितना था, 30%। जी सर। और इसमें सरचार्ज कितना था सर, 7% सरचार्ज और 12%। यस और नो, बोलिए। हाँ सर। अप टू 10,000 10%, 10,000 20,000 20%, बैलेंस पर 30%।
ठीक है, ठीक है सर। और जो सरचार्ज था मेरा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 7% और 12% था। अबाउ 1 CR up to 10 CR, अबाउ 10 CR। जो एग्जिस्टिंग का था वो ये था। स्पेशल इनकम तो स्पेशल रेट पर टैक्स होगी ही होगी, वो तो सबको पता है। लेकिन न्यू में क्या आया, इन्होंने बोला छोड़ो यार सारी झंझटें, तुम टैक्स दे दो 22% प्लस 10% प्लस 4%। सर 10% किस चीज का? सरचार्ज। ये क्या है? ये है मेरा टैक्स रेट। और ये क्या है मेरा? HEC। 22% का टैक्स देना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा 10%, कंपलसरी है, लिमिट नहीं है, कंपलसरी है। और HEC देना पड़ेगा 4% पर। सरचार्ज इवन 1 रुपए की इनकम हुई आपकी तभी भी 10%। ठीक है, आइए कोऑपरेटिव सोसाइटी पर देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी resident in India can opt for concessional rate 25.126, 20%, 10%, 4% under section 115 BAD in respect of total income without giving effect of deduction। 10 डबल ए का नहीं मिलेगा। 33 AB ABA 35 35 वही सेक्शन है मोटा मोटी सारे के सारे। हाँ जी, चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलेंगी, AMT के प्रोविजन नहीं लेंगे। द प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 115 JC विल नॉट एप्लीकेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर 115 BAD। जिन्होंने 115 BAD ऑप्ट कर लिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, वो इस पे 115 JC अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं लगा पाएंगे। बोलिए यस और नो? यस सर। AMT और मैट कुछ भी लगा लो कंपनीज वगैरह का, नहीं लगेगा। सर कहने का मतलब AMT नहीं लगेगा, बात खत्म। अगर आपके न्यू टैक्स रिजिम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, AMT के प्रोविजन हट गए। कितने चैप्टर हट गए? डिडक्शन चैप्टर हट गया, AMT हटा दिया खाली, बिल्कुल कोई वो नहीं। सर AMT का क्रेडिट होगा तो AMT का अगर पीछे का क्रेडिट आ रहा है तो पहले आप उसको क्लेम करो, फिर उसके बाद इस ऑप्शन को क्लेम करो, वरना फिर ऑप्शनल टैक्स रिजिम करो पुराने वाली, डिफॉल्ट में मत जाओ। फिर पहले AMT का क्रेडिट खत्म करो, फिर 15 साल की लिमिट है, AMT का क्रेडिट खत्म कर दोगे फिर आप अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ये वाला ले सकते हैं। आप ये मत बोल देना सर मेरा पीछे का AMT का क्रेडिट आ रहा था तो मैं इसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में वो क्लेम कर सकता हूँ, नहीं, AMT का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए बाकी प्रैक्टिस करनी है इसी हिसाब से, जो भी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों के साथ ये जर्नी थी, मजा आया खत्म करके। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, आपने इतना भरोसा दिखाया। लेकिन हमारा साथ यहाँ पर खत्म नहीं होता, मैं फिर कहता हूँ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। अरे चला गया, फिर आ जाएगा। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस ना उठे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, आपकी क्वेरी का जवाब जरूर 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 आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जब भी बैच खत्म होता है हर बार दिल के बड़े करीब होते हैं बच्चे, बच्चे फ़ोन पर डाउट पूछते रहते हैं। ये मत सोचना आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, आप सब मेरे कांटेक्ट में हो। बस मुझे एक छोटी सी चीज़ आपसे चाहिए, मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि आप
जो रिजल्ट लेकर आएंगे वो पास का रिजल्ट लेकर आएंगे मेरे पास। ठीक है, मेरी बहुत 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 दुआएं हैं आप सभी के साथ कि आप जल्दी से जल्दी सीए इंटर क्लियर करो, सीए फाइनल क्लियर करो और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। दोस्त, जब तक मेहनत करोगे तब ही जाके क्लियर होगा। एक ही सूत्र है पास होने का, हार्ड वर्क। अदरवाइज कोई सूत्र नहीं है पास होने का, कोई फॉर्मूला नहीं है पास होने का। आप ये सोचो मैं इस पीडीएफ से पढ़ लूंगा, इस फैकल्टी से पढ़ लूंगा, ये नोट्स पढ़ लूंगा, सब में बात सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सब इंस्टीट्यूट से इन्फ्लुएंस होती हैं चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट ने पेपर चेक करने, तो वहां का जो भी मटेरियल होता है वहीं से सब कुछ कंटेंट यहाँ आता है और वहां पर इनकम टैक्स से आता है। तो आप किसी भी फैकल्टी का पढ़ो, कोई भी कंटेंट पढ़ो, मैं नहीं कह रहा सिर्फ टैक्स में, अदर सब्जेक्ट, अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट, जो भी आपके सब्जेक्ट है, एफएम, पोस्ट एफएम, सब में आप लोग बस मेहनत करो और शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में करनी है, ऑल्दो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होते हैं, लॉ के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थोड़ी है। हाँ, वो है कि उसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, लेकिन सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल है, लॉ भी, ऑडिट भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई करते हो ना। आप ये नहीं कह सकते कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो अपने शब्दों को जरूर चेंज किया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे यूट्यूब पर रिविजनरी वीडियो के साथ। कुछ रिविजनरी वीडियो पेंडिंग्स है, वहां पर मैं बाकी रिविजनरी वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको एमसीक्यू बैच लेना है तो आप एमसीक्यू बैच के लिए इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें काफी एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कराए और एक रिवीजन भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।